एंड पॉइंट, तो इनका एक एंड पॉइंट है स्टेटस। हमारा एंड पॉइंट जो है उसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें हैं, एक एपीआई स्लैश हेलो, एक एपीआई है और एक हेलो है, तो बेसिकली हमारा ये एंड पॉइंट है। तो लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश हेलो, मैं चाहता हूँ कि भाई इस पर जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूँ या ब्राउजर पे खोलूँ तो मेरे पास यहाँ पे एपीआई कॉल होगी, एपीआई कॉल होने की सूरत में मेरे पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जेसन फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने देखा है एपीआई का रिस्पॉन्स हमेशा जेसन फॉर्म में आता है। जैसे लिखा एपीआई है, इसका रिस्पॉन्स भी सर दोबारा से बता दें, हमारे पास वो नहीं थी, इसका रिस्पॉन्स भी कॉपी नहीं हुआ, जेसन में आएगा स्लैश स्टेटस एंटर। तो ये देखिए ये हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में आ रहा है, हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स भी कुछ ना कुछ जेसन में आना चाहिए। तो अब अभी हमने क्या किया है, एपीआई का यूआरएल तो बना दिया है, बट हमने जो है अभी एपीआई जो अपनी मेन एपीआई है वो नहीं बनाया। तो उसको बनाने के लिए हमने एक फाइल बनानी है, एपीआई के फोल्डर के अंदर, हेलो के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रखूंगा route.ts। क्या ये फाइल का नाम रखना जरूरी है? कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी है, एपीआई बनाने के लिए जरूरी है route.ts फाइल का नाम रखें। जी सवाल, गेस्ट आ सकता है ना, इसलिए लगाएगा। तो आप लोग ये काम करें, या तो फिर उस तरफ बैठिए या इस तरफ आ जाए, ठीक है? तो शायद गवर्नर साहब नहीं आए तो इसलिए रखिए। अच्छा, तो हमारे पास route.ts के हमने, जिनको मसला हो रहा है ना, यहाँ से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से दिख जाएगा, या उस तरफ जा सकते हैं, सही? अच्छा एक मिनट का, मैं आपको जवाब देना है, उसका डेटा है। अब क्योंकि ये जो है जिन्होंने एपीआई बनाई है ये उनका डेटा है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। एक और पॉइंट ये है, कल को अगर इन्होंने चाहे तो ये अपनी एपीआई बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? क्योंकि भाई इनकी एपीआई है ना, इनके पास कोड रखा हुआ है, और ये पूरी एपीआई है, तो ये चाहे तो भाई इसके जो बुक्स का डेटा है वो डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे भी डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी कस्टम एपीआईज बनाते हैं ताकि हम बहुत सारे काम कर सके, और प्लस फॉर एग्जांपल मैं अपनी एपीआई बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो आप सब भी मेरी एपीआई को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ है, इसी तरह से हम अपनी एपीआईज बनाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है बनी बनाई एपीआईज यूज करते हैं। बनी बनाई एपीआईज हम कौन से केसेस में यूज करेंगे? जहां पे हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो और उसको करने के लिए आपने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई कोई बनी बनाई एपीआई है जो कि हमें जो है प्रोवाइड करें। ज़ाहिर है वो फ्री तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ पेड तो होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो आप अपनी एपीआई बेच रहे हैं, तो फ्री में सबके लिए कर देंगे तो वो क्या कमाएंगे, और प्लस उनकी एपीआई चलाने के उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास जैसे पेमेंट्स का काम है, हमने किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए भी एपीआई बनेगी, बट वो अगर आप पेमेंट की एपीआई खुद बनाने बैठे तो कोई बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जिसका नाम है स्ट्राइप। स्ट्राइप पे क्या होता है? स्ट्राइप ये हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पेमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हो, प्लस आप अपनी वेबसाइट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट में भी पेमेंट एक्सेप्ट करने का फीचर आ जाए। लेकिन ये हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है तो इसका टेस्ट अकाउंट रिजर्व बन जाएगा, उसके अंदर सारी एपीआईज की टेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारी एपीआईज देती हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन की एपीआई होती है कि हर महीने आप किसी से $100 चार्ज कर रहे हैं हर महीने, तो सब्सक्रिप्शन की भी एपीआई आपको देता है। तो इस तरह की एपीआई जो कि बहुत बनाना मुश्किल है, आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए स्ट्राइप की एपीआई यूज कर सकते हैं। ये फ्री है, लेकिन जो है ये बेसिकली पे एज यू गो मॉडल फॉलो करते हैं। जितनी आपके पास पेमेंट्स आएंगी ना उसमें से कुछ कमीशन मिलता है। नहीं 2.5 तो कैसा 10% हो गया। यहाँ इसकी प्राइसिंग में लिखा होता है कि भाई कितना ये चार्ज करेंगे, तो वैसे तो फ्री है लेकिन जितना भी आप किसी को चार्ज करोगे उसमें से कमीशन रखता है 2.9% प्लस 30 सेंट्स। तो ये इनके चार्जेस हैं, हर ट्रांजैक्शन पे ही करता है। बाकी आपके पास आएंगे और आप अपने अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं,
और आप लोग अपने ई कॉमर्स जो आपने बनाया उसको एक्सटेंड करने के लिए पेमेंट भी आप लगा सकते हो। इसमें एक और अच्छा फीचर है कि बना बनाया चेकआउट दे देता है, आप उसमें कार्ड की इंफॉर्मेशन डालो और क्या करते हैं कि पैसे आप डिडक्ट करवा सकते हैं। जी अरे तो किसी और के लिए तो बनानी होगी ना। स्ट्राइप जो है बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। लास्ट ईयर इनकी पता नहीं अर्निंग शायद $1 ट्रिलियन से ऊपर हो गई, या ऑल टाइम इन्होंने $1 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया। $1 ट्रिलियन ऑल टाइम शायद इन्होंने क्रॉस कर। तो हमारे पास क्लाइंट्स जो भी होगा आपका, जिसके लिए आप बनाएंगे स्ट्राइप, वो आपका अकाउंट देगा, उसका अकाउंट आप यूज करेंगे। जी मैंने आपको बताया कि भाई आप जरूरी नहीं कि सिर्फ डेटा की एपीआई बनाओ, आप ऐसी भी एपीआई बना सकते हो कि उसको कॉल करने में क्या हो, कुछ ना कुछ काम हो। जैसे मैं अपनी इस एपीआई को, मैंने हेलो वाली एपीआई को कॉल किया, तो ये एपीआई क्या करेगी, ये एपीआई एक ईमेल सेंड कर देगी। किसको सेंड करेगी, आप को सेंड कर देगी कि आपको जो भी आप कोड लिखेंगे उस हिसाब से आपको चलेगी। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं एपीआई के। एक मैंने आपको ईमेल वाला बता दिया जी, ओटीपी भी है बिल्कुल। एक सेकंड, एक सवाल ले रहा हूँ। पाकिस्तान का क्लाइंट आता है, देखिए पाकिस्तान का क्लाइंट आता है तो वो आपको उसी तरह से अकाउंट देगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर अमूमन क्या होता है, क्लाइंट जो है स्ट्राइप का अकाउंट बनवाते हैं, बाहर दुबई से बनवाएंगे, अपना बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उनका, दुबई से बनवा के स्ट्राइप उनके पास इनेबल हो जाएगा। बाहर का अकाउंट पे जो है ना वो ला के देंगे। वरना ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन का बड़ा जो है ना मुश्किल प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, बड़े मसले होते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास ऑप्शन है लेमन स्क्वीजी। ये पाकिस्तान में मिलेगा, बट अब ये चलता कैसा मैंने कभी चलाया नहीं है, लेकिन स्ट्राइप ने इसको भी खरीद लिया, अक्वायर कर लिया इसने। तो भाई जो चलता है वही बता दो। लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, शुक्र है। तो इससे भी आप पेमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, और इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे शायद दिख भी रहा है। सब्सक्रिप्शन का है, ऑर्डर्स का है, ट्रांजेक्शन वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें। जी अब यहाँ से सवाल, तो एक ऑप्शन है लेमन स्क्वीजी, इजी मैं रख देता हूँ क्या बताओ, ऐसे लिखिए। ठीक है, हमने फंक्शन का नाम रखा गेट। गेट क्यों रखा है, क्योंकि हमारा जो ये वाला फंक्शन होगा, इसका काम जो हमारी ये वाली एपीआई होगी, इसका काम ये होगा कुछ ना कुछ डेटा ये बस सेंड करेगा। तो जब भी कोई इस एपीआई को कॉल करेगा, ये बस रिस्पॉन्स में क्या देगा, डेटा दे देगा। तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज करते हैं। वही हमने यहाँ बुक्स की एपीआई में भी देखा था। तो बुक्स की एपीआई के अंदर ये बुक्स की एपीआई के अंदर देखें, बुक्स का डेटा अगर मुझे फैच करना है तो मेथड कौन सा यूज करना था, गेट। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा, पोस्ट। इसी तरह से आगे फिर हमारे पास फैच भी है अपडेट करने के लिए, और डिलीट है डिलीट करने के लिए। फिलहाल हम डेटा फैच करना सीखेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा गेट। रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न यहाँ पे एक चीज़ मुझे यूज करनी होगी, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, बेसिकली एक क्लास है जो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में क्लासेस थी ना, उसी का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए हम चाह रहे हैं कि कोई हमारी एपीआई कॉल करे, तो एपीआई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगी ना, कुछ ना कुछ जवाब कुछ भेजेगी। तो वो क्या होगा और किस फॉर्म में होगा, वो हम इस लाइन में बताएंगे रिटर्न के साथ। तो हम बता रहे हैं कि भाई जो भी रिस्पॉन्स होगा वो जेसन फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में भी भेज सकता है, बट हम जेसन में भेजते हैं हम। और इसके अंदर हम बता देते हैं भाई रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। सिंपल एक मैसेज होगा जो कि हमारे पास, इसको मैं अलग अलग लाइन में कर देता हूँ इस तरह से। तो कोड को देखिए बिल्कुल आसान सा है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो कि हमने ऊपर से इंपोर्ट कराया है, उसके साथ हमने कहा डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हम जो है जेसन फॉर्म में कोई भी डेटा पास कर देते हैं तो हमारे पास वो रिस्पॉन्स में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो ये जेसन फॉर्म में मेरे पास रिसीव हो। क्या ये एपीआई बन गई है या कुछ मिसिंग है, देखते हैं। मैं जाता हूँ अपने यूआरएल पे लोकल 3000/API/hello एंटर दबाता है, देखते हैं ये कॉल होती है नहीं होती, नहीं होती। यार क्या गलत गलत बता लो, सेव तो हुआ क्या कर रहे हो यार, गलत गलत पढ़ा रहे हो तो। अरे इंडियन में डेव कौन करेगा,
तो npm में डेव हमने कर दिया है और Next.js 15 अब जो है हमारे पास अच्छे से चल रही है, मैंने भी टेस्टिंग वगैरह करी है, तब तक तो सही चल रही है। 15.1 एक वर्जन आ गया, तो ये अपडेट करते जा रहे हैं। खैर ये Next.js APIs बनाना जो है वो Next.js पे सिर्फ सिर्फ ऐसे ही होगा। Next.js 14 में, 15 में और 14 में दोनों में से अरे इसमें क्या हो गया? क्या है हमारे पास, जब हमने API को कॉल किया localhost3000/API/hello, जब मैंने कॉल किया तो मेरे पास रिस्पांस आया है JSON फॉर्म के अंदर, और उसके अंदर से हमारे पास एक मैसेज है जो कि हेलो वर्ल्ड है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ रिस्पांस में मैं बुक्स का डेटा दे सकता हूँ। अब हमने डेटाबेसेस तो पढ़े नहीं है, तो डेटा अमूमन हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होता है, बट जो है हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा भी दे सकते हैं। जैसे हमने ये वाली API बनाई है, इसके अंदर हम बुक्स का डेटा पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे, क्या चीज़ देखें, ये जो पार्ट है ये तो बहुत आसान है। इसमें आप देखिए हमने क्या किया है, रिटर्न के अंदर हमने नेक्स्ट रिस्पॉन्स, एक हमारे पास बनी बनाई क्लास है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया, .json का मेथड यूज़ किया। ये हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको JSON फॉर्म में रिटर्न कर देगा। मतलब जो भी हमारी API कॉल हो रही है वो इस फंक्शन को कॉल कर रही है, और ये फंक्शन जवाबन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, मैसेज रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड के साथ। तो ये इस तरह से देखें कि जब मैं localhost3000/API/hello को जब मैं कॉल करूँगा गेट रिक्वेस्ट के साथ, ब्राउजर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी भेजता है, गेट रिक्वेस्ट भेजता है। तो हम जब मैं इसको सेंड करूँगा तो मेरे पास जो फंक्शन कॉल होगा वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मेरे पास तो और ये वाला फंक्शन जवाबन क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, एक मैसेज रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। बस, तो वो हेलो वर्ल्ड हमें मिल जाएगा। किस फॉर्म में भेज रहा है, यहाँ से JSON फॉर्म में भेज रहा है, तो यहाँ पर भी हमें जो रिस्पांस आएगा वो JSON फॉर्म में आएगा। तो बस ये रिस्पांस भेजने का एक हमारे पास तरीका है कि नेक्स्ट रिस्पांस के हमारे पास क्लास होती है, इसको यूज करते हुए हम जो है अपना रिस्पांस भेजते हैं। हर API के अंदर नेक्स्ट रिस्पांस करके रिस्पांस भेजेंगे। API के अंदर हम और भी काम करा सकते हैं यहाँ पे, बट फिलहाल तो हमने रिस्पांस भिजवाया। जी सर हमारा 404 पेज आ रहा है। इन्होंने कहा बहुत दफ़ा जब हम API को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो API 404 पे एरर है। हाँ, क्योंकि वो हमारी API बनी नहीं है। 404 जहाँ भी एरर आएगा समझ लेना कि भाई वो API आप गलत कॉल कर रहे हो, URL गलत है, क्योंकि उसको API ये ऐसी बनी ही नहीं है जो आप कॉल कर रहे हो। 404 का ये मतलब जी फिर वही 404 पे जाए। नहीं, बैड रिक्वेस्ट 404 अगर आ रहा है, 404 नॉट फाउंड होता है, बैड रिक्वेस्ट नहीं होता। 500 जो होता है ना, 404 तो नॉट फाउंड होता है, 500 होता है बैड रिक्वेस्ट का। 500 अगर आ रहा है तो आपने API के अंदर कुछ सिंटैक्स एरर किया है या कुछ गलती ऐसे करी है जिसकी वजह से आपकी API क्रैश हो रही है। जैसे यहाँ नेक्स्ट रिस्पांस के अंदर जो है मैं ये हटा दे रहा हूँ, अब ये खराब हो गई है, ठीक है, एरर भी आ रहा है, फिर भी मैं चला रहा हूँ। वैसे तो यहाँ Next.js में ये ऊपर ही शायद एरर देखो क्या लिखा हुआ है 500, जिसका मतलब हमारी API में कुछ कोड में गलती है, हमारी API क्रैश हो रही है। तो 500 बेसिकली बैड रिक्वेस्ट होती है जो आप कह रहे हैं। हेलो भी मैंने सही लिखा है इसमें। तो हमारी API क्रैश होती है तो 500 ये तो हेलो में 3 डाल दिए मां। फिलहाल हमने सही सही कोड लिखा है, हमारी हाँ। API सही सही रिस्पांस कर रही है और हेलो वर्ल्ड सिंपली मैं बोलूं ये कैसे जी डिप्लॉय कैसे होगी हमारी API? हमारी API डिप्लॉय कैसे होगी? बहुत आसान है, हम अपने Next.js का प्रोजेक्ट वर्सर पे डिप्लॉय करेंगे, हमारी API भी खुद ही बन जाएगी। अब आया तो कोई हमें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। वर्सल हमारे पास हमारी वेबसाइट को भी डिप्लॉय कर देगा, हमारी API को भी डिप्लॉय कर देगा। जैसे वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं वैसे ही करेंगे, वो खुद ब खुद आपकी API लाइव कर देगा। तो हम करके भी देख लेंगे, बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि API कॉल कैसे हो रही है, API बनाते कैसे है। सबसे पहला काम तो ये है कि फाइल का नाम route.tsc होना चाहिए, फोल्डर का नाम कुछ भी रखो, हाँ route.tsc हो। TSX जो है हमारे पास यूज होता है JSX वाला, जो हमारा HTML का सिंटैक्स है उसके लिए। यहाँ तो हम HTML वगैरह नहीं करेंगे, यहाँ तो हम प्योर फंक्शनैलिटी है। तो route.ts हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनेगी और उसके अंदर हम नॉर्मल फंक्शन जो है हमने कॉल क्या क्वार्टर 1 के अंदर आपने TS यूज किया था या TSX यूज किया? TS यूज किया था या TSX यूज किया था? बता दो अब एक सेकंड, एक जवाब दे दूँ। TS क्यों रखा है? क्वार्टर 1 के अंदर आपने
आप जो भी फाइल का नाम रखते थे वो क्या रखते थे, .ts रखते थे, .tsx नहीं रखते थे। फिर हम जब प्रोडक्ट 2 के अंदर आए तो हमने एक नई चीज पढ़ी, फाइल का नाम हम रखते हैं page.tsx। tsx हम फाइल का नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी फाइल जो है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे page.tsx है। tsx हमारे पास एक सिंटैक्स है जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट भी लिख रहे हो और HTML भी लिख रहे हो। यहाँ पे हमारे पास HTML और टाइपस्क्रिप्ट दोनों लिख रहे हो, इसलिए हम tsx फाइल का नाम रखें। APIs के अंदर हमारे पास HTML नहीं हम करते, तो इसलिए हम जो है सिंपल फाइल का नाम रखेंगे route.ts। तो tsx हमारे पास कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, पेजेस बनाने के लिए यूज होता है, API बनाने के लिए नहीं यूज होता। एक मिनट जी। अच्छा, राउट का नाम जो है, ये परवेज भाई का भी सवाल था, जो हम फाइल का नाम रखते हैं वो कुछ और क्यों नहीं रख सकते? route.ts क्यों रखते हैं? यार मैं जवाब दे दूं, जवाब दूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन एक तो दे देना पहले। route.ts फाइल का नाम रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि API जब नेक्स्ट, ये API कौन बना रहा है? ये Next.js बना के दे रही है आपको। इतना आसान नहीं है API बनाना, जिन्होंने बनाई है उनको आइडिया होगा। Next.js आपकी हेल्प कर रहा है, भैया आप बस फंक्शन लिखो, मैं आपके लिए API बना दूँ। अब Next.js को कैसे पता चलेगा? आपके पास इतनी सारी फाइल्स हैं, उसमें से API वाली फाइल कौन सी है? Next.js को कैसे पता चलेगा? Next.js सिर्फ ये देखेगा जिस भी फाइल का नाम route.ts है वो API है, तो उसको कंसीडर करेगा कि वो API है, उसकी API बनाएगा। हर फाइल की थोड़ी API बनाएगा, page.tsx की थोड़ी API बनाएगा, क्योंकि वो पेज बनाने के लिए। इसी तरह से आपके पास बटन का कंपोनेंट है, बटन की थोड़ी API बनाएगा, वो बटन आपके पास सिंपल कंपोनेंट बनाने के लिए। तो Next.js के लिए Next.js ने कहा है अगर आपने आसान तरीके से API बनानी है, फाइल का नाम रखो route.ts, मैं आपके लिए खुद ब खुद API बना दूंगा। वरना API बनाना बहुत मुश्किल काम था पहले जी। सबसे पहले API के अंदर हम डेटा स्टोर नहीं करते, डेटा हमेशा स्टोर होता है डेटाबेस में। API यूज होती है डेटाबेस से डेटा फेच करने। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस जहां पे सारा डेटा रखा हुआ है और API, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ कनेक्शन बनाते हैं। ऐसे ही नहीं कनेक्ट हो जाते, हम कनेक्शन बनाते हैं। तो फिर API जो है क्या करेगी, आपके डेटाबेस से डेटा फेच करके ले आएगी। लिंक सही नाम नहीं होगा, कनेक्शन कैसे? हम डेटाबेस की पढ़ेंगे ना। देखिए हमें API तो देख सकते हैं। कौन है भाई नादरा? कहाँ से लेंगे? हाँ जो आप बता दो। आप नादरा किस जगह से बताओ? अच्छा नहीं बताता हूँ। आपका सवाल क्या था? हाँ, आप कह रही थी भाई डेटा जब हम अलग से लाएंगे तो API का क्या फायदा? यही सवाल था, दोबारा बोले। अच्छा मैं बता रहा हूँ, इनका सवाल ये है कि भाई कैसे हम जो है अपना डेटा API में लाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो है कुछ कनेक्शन का कोड लिखेंगे API में, जिसके अंदर मैं बताऊंगा भाई मेरा डेटाबेस कहाँ पे रखा है, डेटाबेस की लोकेशन बताऊंगा और डेटाबेस का पासवर्ड भी बताऊंगा। कुछ कोड लिखूंगा यहाँ पे, कोड लिखूंगा तो ये मेरी API क्या करेगी, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा और कोड लिखूंगा कि भाई फेच करके ले आओ, क्या फेच करके ले आओ, बुक्स डेटा। ये तो मैं अभी फिलहाल कमेंट्स लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आगे चल के आप क्या लिख रहोगे, यहाँ पे कुछ कोड लिख रहोगे जिससे जो है डेटाबेस से डेटा फेच करके ला रहे हो। API हम डेटाबेस को डायरेक्ट फ्रंट एंड के साथ कॉल नहीं कर सकते, आपके ब्राउजर से डेटाबेस को नहीं एक्सेस कर सकते, सिक्योरिटी रिस्क है। ऑथेंटिकेशन भी आपके पास होती है, उसके लिए भी आप API बनाते हैं। लॉगिन साइन अप जो है ना, उसके लिए भी आपके पास API होती है जी। कुछ भी रख लें। अच्छा देखें, इनका सवाल ये है कि अब मुझे भाई बहुत सारी APIs बनानी है,
तो अब जो है मैं किस तरह से बनाऊं, किस तरह से बनाएंगे, जैसे पेजेस बनाते हैं सिंपल कि भाई आप ऐसे थोड़ी कर दो हेलो के साथ ही दूसरी route.ts की फाइल बना देते, ऐसे थोड़ी बनेंगे, एक ऐसे तो वो बनाने भी नहीं देगा। हम क्या करेंगे, एपीआई के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे और उस एपीआई का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ। अब मैं दूसरी एपीआई बनाऊँ, एक मैंने हेलो की एपीआई बनाई, दूसरी एपीआई मैं बना रहा हूँ, उसके लिए मैं फोल्डर बनाऊंगा पहले। फोल्डर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ और इस बार मैं रख लेता हूँ बुक्स फॉर एग्जांपल। जब टाइम चला जाएगा ना एक हमारे पास हेलो की एपीआई हो गई, एक हमारे पास बुक्स की एपीआई हो गई। बुक्स की एपीआई के लिए अभी सिर्फ फोल्डर बनाया, फाइल बनानी है तो इसके अंदर भी route.ts ये मैं बना लूंगा और इसके अंदर भी सेम टू सेम हम फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे और ये भी हमारे पास वैसे ही एपीआई की तरह चलेगी जैसे हमारे पास हेलो वाली एपीआई चल रही है। जी दोबारा बोले, इमेजेस कैसे रखेंगे, देखिए एपीआई के अंदर इमेजेस हम स्टोर नहीं करते, इमेजेस हम स्टोर करते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक का नाम है जैसे S3 बकेट, वो हमारी इमेजेस स्टोर करिए। हाँ, स्टोर करने के बाद हमें इमेज का यूआरएल दे दो। हम क्या करते हैं अपनी एपीआई के अंदर बस वो यूआरएल दे रहे हो। तो इमेजेस जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो उनकी लोकेशन है वो एपीआई नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेटा जो है आप डेटाबेस पे स्टोर करते हैं, इसी तरह से इमेजेस जो है एक अलग जगह पे स्टोर करते हैं। इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं इमेजेस और वीडियोस, क्लाउडटेरी में भी कर सकते हैं। कन्वेंशन है ना, नेक्स्ट.js ने बोला, नेक्स्ट.js ने कहा कि अगर आपने गेट रिक्वेस्ट बनानी है तो फंक्शन का नाम फिक्स है, यही रखना होगा। जाहिर है वरना नेक्स्ट.js को पता कैसे चलेगा भाई कौन सी गेट रिक्वेस्ट है कौन सी पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसलिए उन्होंने कन्वेंशन बनाई, फंक्शन का नाम गेट रखना। आसान तो है जी, एक मिनट जी। अमूमन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है ना वो जेसन फॉर्म में आता है, तो हम वो रिस्पॉन्स कैसे वापस सेंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हर एक के लिए होता है बिल्कुल। हाँ बस ये है कि डेटा यहाँ पे चेंज होगा, डेटा चेंज होगा बिल्कुल जी। इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट की आप नीचे ही फंक्शन बना दो, लेकिन इंसर्ट करेंगे क्या अभी फिलहाल हम। हाँ तो अगर ये वाला काम करना है ना तो आपके पास डेटाबेस भी होना चाहिए जो डेटा स्टोर कर रहा हो। फिलहाल हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो हम वो डेटा अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। बट पोस्ट रिक्वेस्ट भी इसी के नीचे आप बना सकते हो जो कि हैंडल करेगी पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा इंसर्ट वाले काम। फिलहाल हमने गेट रिक्वेस्ट को किया है, इसको बस हम जल्दी से एपीआई मैंने बना दी है हेलो की जो कि रिटर्न कर रही है मैसेज। इस एपीआई को फ्रंट एंड में कैसे नेक्स्ट.js पे यूज करेंगे, बहुत आसान है। page.tsx पे मैं आऊँगा, ये सारा कोड मैं हटा देता हूँ और एपीआई फैच करने का क्या तरीका होता था वही तरीका होगा सेम टू सेम। हम यहाँ पे पहले तो इसको बेसिक कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फैच, आपका फंक्शन वैसा का वैसे ही रहेगा। यूआरएल के अंदर क्या आएगा, एक तो हम पूरा यूआरएल लिख सकते हैं लेकिन हमारी जो एपीआई है वो नेक्स्ट.js के अंदर ही एग्जिस्ट करती है ना, तो नेक्स्ट.js ने आपको आसानी दी है, वो बोला भाई पूरा यूआरएल ना भी लिखो तब भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि मैं लिखूंगा /API/hello। जब मैं ये लिखूंगा तो ये समझ जाएगा भाई नेक्स्ट.js के अंदर ही कोई एपीआई है जिसका यूआरएल जिसका एंडपॉइंट ये है /API/hello, तो उसको कॉल करना है सर। तो नेक्स्ट.js आपके काम को आसान बना रहा है। अच्छा अगेन फिर हमारी एपीआई का जो बाकी का प्रोसेस है वो सेम टू सेम रहेगा कि भाई हमने जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है जेसन फॉर्म में उसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और उसको प्रिंट करा। तो ये 3 लाइनें बस वैसी की वैसी हैं, ये बस चेंज है कि हमारा जो बेस यूआरएल है वो हम ऐसे लिखें। वरना अगर आप लोकल 3000 लिख दोगे ना तो मसला ये होगा कल को हमें इसे डिप्लॉय भी करना होगा। डिप्लॉय करने के बाद क्या मसला आएगा, भाई यूआरएल तो चेंज हो जाएगा। जाहिर है वर्सल पे जब आप डिप्लॉय करोगे तो वर्सल पे तो लोकल 3000 नहीं होता ना, वर्सल का अपना यूआरएल होता है, फिर वापस आगे ये चेंज करना पड़ेगा। वर्सल ने आपको ये आसानी दी है भाई ये जो बेस यूआरएल होता है ना वो लिखो ही नहीं, वो खुद ही फिगर आउट कर लेगा। हम बस एंड पॉइंट बताते हैं यूआरएल के बाद वाली चीज़ कि आपकी एपीआई कहाँ रखी है, वो खुद ही समझ जाते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो है page.tsx पे जाते हैं पहले ताकि वो कॉल दो लोकल होस्ट 3000। मैं अपनी वेबसाइट पे आया तो ये मेरी एपीआई कॉल करेगा, कंपाइल हो रहा है और जो है हमारी एपीआई कॉल हो जानी चाहिए। क्या है भाई एरर आ गया 500 का एरर है, फेल टू पार्स यूआरएल API/hello।
इनवैलिड यूआरएल मैंने डाल दिया। क्या मसला है भाई? नहीं, ये बता भी तो रहा है ना, 500 तो है, लेकिन इनवैलिड यूआरएल किस चीज़ का है? API/hello। नेक्स्ट ईयर 15 में हो सकता है इन्होंने कुछ चेंजेस करी हो, 14 में भी यही आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के हम ट्राई कर लेते हैं। लोकल होस्ट 3000, देखते हैं शायद इसका मसला हो। वैसे तो ये इसके बगैर भी चल जाता था, लेट्स सी। हाँ, अब हमारे पास सही रिस्पॉन्स आ रहा है जब मैंने पूरा यूआरएल लिखा। बट इसका कुछ ऑल्टरनेट होगा, हमारे पास इस तरह से भी चल जाता था, बट शायद कुछ चेंजेस हुई हो या मैं भूल गया हो। तो अब तो हमें याद करने में ज़्यादा आसानी होगी कि हमारा जो भी API का यूआरएल है हमने एज इट इज पास कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास रिस्पॉन्स दे देगा, हमने डेटा में स्टोर कराया और डेटा को कंसोल पे प्रिंट करा। तो जो भी हमारी API रिस्पॉन्स दे रही थी वो हमारे पास प्रिंट हो गया है टर्मिनल। डिप्लॉय भी होगा, लेकिन फिर हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। हम देखते हैं अभी नेक्स्ट ईयर की डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि भाई इसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से नादरा की एग्जांपल जो भाई ने बोली थी, नादरा की एग्जांपल दे, तो नादरा में भी इसी तरह से होता है। नादरा क्या करता है? अपनी APIs बनाता है। अपनी APIs बनाने के बाद वो कहता है कि भाई, अगर वैसे तो पब्लिक नहीं होती कोई भी, सबको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का ही कोई इदारा है, वो कहता है नादरा से कि भाई मुझे लोगों का डेटा चाहिए, तो नादरा क्या करेगा? पूरा डेटा उठा के दे देगा डेटाबेस? नहीं, डेटा नादरा के पास ही रहेगा। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए नादरा APIs देगा अपनी दूसरे इदारे को, फिर वो इदारा क्या करेगा? वो उनकी APIs से किसी का भी डेटा मंगवा सकता है, किसी भी यूज़र का डेटा मंगवा सकता है, उनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरह से APIs काम कर रही होती हैं और यूज़ होती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए। जी, नादरा API ऐसे थोड़ी दे देगा, ऐसे तो भाई सबके मजे लगे हुए हैं, नादरा का फायदे क्या? अच्छा, तो भाई आप लोग ये इम्प्लीमेंट करो और जो है फिर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। बाकी हम ब्रेक भी ले लेते हैं इसी दौरान, ताकि जो है आप लोग पानी वानी नहीं कर सकते। इमेजेस के बारे में कर सकते हैं। हाँ, यूआरएल जो है इमेजेस का वो डायरेक्ट गूगल ड्राइव से होगी या PDF है, तो तब भी आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो इस तरह से इसके जो हम टैग करेंगे। बट फिलहाल हमारे पास सिंपल डेटा है, डेटाबेस और हमारी API बन गई है। चलो, सवाल है, जवाब है? नहीं, से मतलब पहले बता दें जी, नहीं जी। डिफॉल्ट आंसर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते, शायद कर सकते, पता नहीं, लेकिन इस केस में अगर मैं बताऊं कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक ही होता है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन हमारी API के अंदर जो हमारा बुक्स की API है, इसके अंदर गेट रिक्वेस्ट भी हो सकती है। एक और फंक्शन होगा पोस्ट रिक्वेस्ट का, जिसका काम होगा भाई डेटा क्रिएट करना। अब डेटा क्रिएट कैसे करेंगे? उसके लिए जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ डेटाबेस वगैरह होना चाहिए जो कि डेटा को अपडेट करेगा, बट हमारे पास वो है नहीं, हम डेटा स्टैटिक रखा हुआ है। तो उस केस में हम डेटा को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं, सक्सेस। तो जब भी मैं API कॉल करूंगा और डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे जाएगा कुछ एक्स्ट्रा कोड होगा जो कि डेटाबेस में से अपडेट करेगा, डेटाबेस में डेटा क्रिएट करेगा, बट वो हमारे पास डेटाबेस हमने पढ़ा नहीं है। तो हम जो है उसको इस तरह से समझते हैं कि इस कमेंट की जगह पे कुछ एक्स्ट्रा कोड होगा जो कि डेटा को क्रिएट कर रहा होगा डेटाबेस में, लेकिन डेटाबेस हमारे पास नहीं है, तो हम स्टैटिक API बनाना सीख रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होगी जो कि यूज होगी डेटा को क्रिएट करने की, टेक्स्ट रिक्वेस्ट डेटा को अपडेट करने की, डिलीट रिक्वेस्ट डेटा को डिलीट करने की। तो उसके लिए हमने बड़ा आसानी से फंक्शन बना लिए, पोस्ट पुट डिलीट वो बनाने, तो सेम नीचे क्या होगा, किसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दोगे, नीचे पोस्ट रिक्वेस्ट बना दी या टेक्स्ट रिक्वेस्ट बना दी या डिलीट रिक्वेस्ट बना दी। बट एक टास्क हमारे पास है, अच्छा ये पोस्ट रिक्वेस्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये चलिए लिखे रहने देता हूँ, उसका नहीं पड़ता। हमारे पास जो एक कॉल हो रही है फिलहाल ब्राउज़र से गेट वाली कॉल हो रही है जो कि डेटा को गेट करके लाती है। अब बुक्स की API अभी अभी हमने बनाई है जिसका काम ये है कि बुक्स का डेटा रिटर्न करती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे इस वाली API में बुक्स जो ये वाली API है जो हमने पहले यूज करी थी, इन्होंने और एक्स्ट्रा चीज दी है। चीज क्या है कि बुक्स API के अंदर आता है, इन्होंने कहा है कि बुक्स का डेटा अगर फैच करना है तो कौन सी API यूज करोगे?
स्लैश बुक्स, तो आपके पास सारी बुक्स आ गई। मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक बुक का डेटा फैच करना है, वो कैसे करेंगे? यूआरएल के अंदर जाएगा, बुक की आईडी आएगी, अब वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? क्योंकि हमारे केस में एपीआई का यूआरएल जो है वो तो स्टैटिक है, हमने क्या यूआरएल रखा है स्लैश एपीआई स्लैश हेलो, और दूसरी जो हमने एपीआई बनाई है उसका यूआरएल हमने रखा है स्लैश एपीआई स्लैश बुक्स। मैं चाह रहा हूँ एक और एपीआई हमारी हो, नहीं बुक वाले, लेकिन वो एपीआई हमारा सारी बुक का डेटा ना दे, बल्कि वो एपीआई हमें सिंगल बुक का डेटा दे। वो डिपेंड करता है यहाँ पे अगर मैं आईडी 1 देता हूँ तो पहली वाली बुक आ जाए, आईडी 2 देता हूँ तो दूसरी वाली बुक आ जाए, आईडी 3 देता हूँ तो तीसरी। ये वाला जो पार्ट है ये डायनेमिक करना है। लेकिन एक सेकंड अभी पूछता हूँ, लेकिन एपीआई स्लैश बुक्स तो हमारे पास है, फोल्डर का नाम है ना, तो ये जो 3 है ये हमारे पास कुछ फोल्डर का नाम होगा, बट इसको डायनेमिक कैसे बनाना जी नहीं पता कैसे बनाओ? स्क्वायर ब्रैकेट से बनाओ। हमने डायनेमिक पेजेस बनाना सीखे थे, इसके अंदर हमने हर बुक का अलग पेज बनाया था। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ डायनेमिक एपीआई बनाना जिसमें हर बुक की अलग एपीआई हो। तो उसको करने के लिए हमने क्या करना होगा, फोल्डर का नाम रखना होगा ऐसे। डायनेमिक बनाने के लिए हमने सीखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट रखना फोल्डर के नाम, तो हमारी एपीआई का जो यूआरएल होगा वो कुछ बना सको। तो बनाते हैं। मेरे पास एपीआई का फोल्डर है, एपीआई के अंदर बुक्स का फोल्डर है, बुक्स के अंदर ही मुझे क्या करना है एक और फोल्डर बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट से, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे डायनेमिक करना है, और इसी जगह पे मैं आईडी लिख देता हूँ एंटर। अब अच्छे मैंने फोल्डर बनाया, अब page.tsx on है, route.tsx on है, route.ts। तो इसके अंदर मैं अपनी एपीआई का एपीआई फाइल दे दूँगा, route.ts एपीआई बनाने का हमारे पास यही नाम है। आईडी मेरे फोल्डर का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट से लगाएं कि आईडी वाला पार्ट जो है वो डायनेमिक मुझे रखना है। अब आगे मुझे पता कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो किसको आता है भाई? किसको आता है? आपको तो आती है ना? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। स्क्वायर ब्रैकेट को बता दिया जी। किसको आता है? इससे आगे जागृति को आता है, जागृति भाई आ गए, आपको भी आता है किसे? तो ये इतना हैंडल सा होगा, चलो हमने बुला लिया ना, अगली दफा हमारा कैसे करें? ये पूरा लास्ट ये तो पोस्ट है, वो पुराना वाला हाँ भाई नया वाला ही सबसे पहले क्या है? पोस्ट बड़ा लिखना है, ये बड़े ही लिखना है, छोटा लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। अच्छा टास्क ये है, बिल्कुल सिंपल सा हमने रखना है। पहला टास्क ये है कि यूआरएल के अंदर हमारे पास आईडी आएगी, उस आईडी को मैं एडिट कर रहा हूँ फिलहाल, फिर हम बुक सारा काम आगे चलेंगे। इसको समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा यहाँ पे हमारे पास डायनामिक अकाउंट बनाना है और इसे अगर क्या करेंगे, पहले तो डेटा पे चलेंगे, जो एपीआई हमारे पास जो रीसेट करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास आईडी है वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन आते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास है तो आईएफसी इनको निकल के रिएक्ट हमारे पास एक एक्सटेंशन है बुक के अंदर ये फोल्डर बनाया आईडी डायनेमिक, ठीक है, और उसके अंदर फाइल हो रही है नजर चलिए, और हमारे पास गेट है और क्या हो गया यार, फोल्डर पीने के बाद ही बन सगात है, एक कमेंट रहा यहाँ मैंने भी बोलना मसला है, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट और यहाँ पर हम लोग इस डेटा में चले आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो भी हमारी आईडी होगी ना, फिलहाल उसी को रिस्पॉन्स में एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूआरएल पे आए
ये इतना पार्ट हम पिछले एपीआई से भी कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट तो सेम है। गेट रिक्वेस्ट से क्या हम एपीआई डेटा फैच कर रहे हैं, लेकिन हमें एक CSS सिंगल बुक का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमारी आईडी हमने डायनेमिक राउट बनाया है, तो हमारी यूआरएल जो होगा जब भी कोई एपीआई कॉल करेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी ने आईडी दी होगी 2, तो मैं चाह रहा हूँ जब इस एपीआई को कोई कॉल करेगा तो रिस्पांस के अंदर लिखा है ऑब्जेक्ट की सूरत में बुक आईडी 2, जो भी मैं यहाँ पे आईडी दूंगा बस वो रिस्पांस में लिखा है। लेकिन तुम पेज के अंदर जा रही हो, सुनिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करके दिखा। अब ये देख ऐसा ही होगा तेरा साथ। डेटा नहीं कर सकता ना, मैंने कहा सिर्फ एपीआई से जो भी आईडी आ रही है ना, बस उसमें डेटा नहीं, उसका डेटा नहीं छोड़ा, बाद में नहीं छोड़ा। फाइल वीडियो अस्तगफिरुल्लाह, अपने साथ आपको गलतियां दे दी। जगह और तो करा दो। अच्छा ये पैगाम वाली चीज हमने करी थी, किसमें करी थी? पेज में करी थी, लेकिन यहाँ पे जिस नहीं बना रहे, तो ये पैगाम वाली चीज नहीं करेगी जी। तो इनकी हेल्प के लिए, शाहबुद्दीन की हेल्प के लिए कौन आ रहा है? अब आ रहे हैं, बना लोगे ना? आ लो, वही कौन है? नहीं आ रहे हैं ना अभी, मुझे तो बोल रहे हैं, मुझे कुछ पे बैठे हैं जी। लड़कियों में कौन कह रहा है? हमारे कैसा आईडी आ रही है, आईडी स्ट्रिंग इस तरह से, बस ये डेटा टाइप हो गई। उसके बाद फिर अच्छी वाली चीज जो है नेक्स्ट एस 40 के अंदर, जहाँ तक मुझे याद पड़ी है थोड़ी डिफरेंट है, नेक्स्ट एस 15 के अंदर इन्होंने चेंज किया है। और ये चीज मैं भूल गया था, लेकिन जो है मैं कहाँ से ली थी, डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें अवेलेबल है जो मैंने नहीं पढ़ाई आज। ये देखिए इस केस में क्या यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को यूज कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट के आगे चलकर आप बहुत सारे केसेस में यूज कर सकते हो। उसके अलावा स्ट्रीमिंग को छोड़ देते हैं। स्ट्रीमिंग बेसिकली होती है, चैट जीपीटी में आपने देखा होगा, आप हेलो लिखो तो क्या होता है, चैट जीपीटी रिस्पांस देना स्टार्ट कर देता है, टाइपिंग करना स्टार्ट कर देता है, इसको हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। अगर ये आपने स्ट्रीमिंग नहीं होती ना तो क्या होता है, आप हेलो लिखते पहले लोडिंग आती, फिर एक साथ पूरा रिस्पांस आता, एक साथ, तो उसको स्ट्रीमिंग कहते हैं, उसको नॉर्मल डेटा फैच करता है। लेकिन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, जितना रिस्पांस वो देता जा रहा है उतना रिस्पांस मेरे पास आता जा रहा है, ये स्ट्रीमिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो खैर स्ट्रीमिंग के हवाले से यहाँ पे तीन चीजें ठीक है। हाँ, ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पे किस तरह से आप पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने लिखा हुआ है। कुछ चीज़ अगर भूल जाओ, कुछ नहीं करना, उस टॉपिक का नाम गूगल पे सर्च करना है, route.ts in Next.js। ये सर्च किया, पहले ही निकाल दिया एपीआई के बारे में, आपको सारी डिटेल्स जो आज भी हमने पढ़ी वो सारी आपको यहाँ से इनकी डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएंगे। तो ये रहा भाई आपके पास कोड। सवाल सर यहीं पे रोक दो जरा। कैसे चीज पर था लड़कियों में तो नहीं है कोई भी आता है नहीं भाई छोड़ेंगे मुजफ्फरबाद है मुजफ्फरपुर ब्लॉक बना लो। अच्छा जी 2 मिनट हम इसको हासिल करता, आप इसको नोट भी